हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इन्वेंट्रीज। ठीक है, इजी चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो हमने इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बड़ा मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में, बहुत ईजी सा चैप्टर है। ठीक है, तो इन्वेंट्री से कहीं ना कहीं तुम लोग सब जान पहचान रखते हो। इन्वेंट्री का मतलब सिंपली क्या, स्टॉक जिसको तुम समझते हो। ठीक है, हल्का हल्का तुम लोगों को 11th-12th में सिखाया जाता है कि इन्वेंट्री को जब हम वैल्यू करते हैं तो वैल्यू करते हैं किस पे, स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। नहीं सर, हमने तो ये नहीं सुना, हमने तो आज तो यही सुना था कि इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस पे ही। तुम लोगों के 11th-12th में कहीं ना कहीं आता है ये, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, तब वो इतनी मैटर नहीं रखती इस चीज़ें, इसलिए वहाँ पे वो इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्वेंट्री वाले चैप्टर को। तो सब लोग अपने पास हेडिंग डालो, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में लिखना शुरू करो। इन्वेंट्री मींस असेट्स, इन्वेंट्री मींस असेट्स। अब आगे नीचे पॉइंट नंबर ए डालो। असेट्स क्या है ना, कोलन डाल देना, असेट्स जो लिखा है ना उसके कोलन डाल के पॉइंट नंबर ए। हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हेल्ड फॉर सेल in the ordinary course of business. Point number B, in the process of production for such sale, in the process of production for such sale. Point number C, in the form of materials or supplies, in the form of materials or supplies to be consumed, to be consumed in the production process, in the production process or rendering of services, or rendering of services. अब तीनों पॉइंट्स खत्म, अब एक लाइन छोड़ के आगे लिखो। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। ठीक, आगे नेक्स्ट लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, significance of inventory valuation। आ जाओ, लिखो, डालो फर्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। फर्स्ट पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। सेकेंड पॉइंट, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बोल दिया ये, है ना, एसरटेनमेंट, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड, लिक्विडिटी एनालिसिस। थर्ड पॉइंट, लिक्विडिटी एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट, स्टैट्यूटरी compliances, statutory compliances।
चलो जी, तो देखो चैप्टर का नाम है इन्वेंट्रीज, ठीक है। इसके ऊपर तुम बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कशन आगे जाके इंटरमीडिएट लेवल पे भी करोगे जब तुम पढ़ोगे AS2 वहां पे। वैसे अब जब बीकॉम में आएगा तो बीकॉम में भी तुम लोगों के में है ये, पर बीकॉम में ना AS2 आने वाला, अब सबके जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं सबके में AS2 आने वाला है। वैसे ये तुम लोगों के CA में इंटरमीडिएट लेवल पे आएगा, ठीक है। तो इन्वेंट्री का हल्का हल्का डिस्कशन फाउंडेशन लेवल पे कर देते हैं, डिटेल डिस्कशन वो कर देता है कहां जाके, इंटरमीडिएट में जाके, ठीक है। तो देखो इन्वेंट्री से तुम लोग क्या समझते हो कि इन्वेंट्री का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो वो जो फिनिश गुड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोग बना के बेचते हैं, हमारा मेन काम क्या है, उन गुड्स को बेचना। तो इन्वेंट्री की डेफिनेशन में क्या आता है, उनको कैसे बोलते हैं, इन्वेंट्री मींस असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो असेट्स जो हमने होल्ड इसलिए करे ताकि हमको बेच सके अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो हमारा नॉर्मल काम रहेगा। वो असेट्स नहीं जो हम प्लांटर मशीनरी के तौर पे, इक्विपमेंट्स के तौर पे रखते हैं, वो सब क्या है, हमारे नॉन करंट असेट्स है। उनको हम इसलिए नहीं होल्ड करते कि हम उनसे क्या करेंगे, असेट्स बेचेंगे, उनको बेचेंगे। हम उनको इसलिए होल्ड करते हैं कि वो प्रोडक्शन में काम आएंगे, प्रोडक्शन करने में काम आएंगे, सर्विस रेंडर करने में काम आएंगे, तो वो नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। तो पहली चीज इन्वेंट्री मींस फिनिश्ड गुड्स, ठीक। दूसरा आगे पढ़ने का देखो हमने क्या लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। इन्वेंट्री मींस असेट्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इसको हम बोलते हैं अपने पास WIP। वो असेट्स जो हमने होल्ड इसलिए करे हैं ताकि हम उनको ताकि हम उनको कंप्लीट कर सकें और कंप्लीट करके बेच सकें, तो इनको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। तो इमेजिन करो जैसे एक कंपनी है जो शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चर करके बेचती है। तो वो शर्ट्स क्या करते हैं, बना रहे, अब 31 मार्च पे मतलब ईयर एंड पे कुछ शर्ट्स ऐसी होंगी जो अभी पूरी तरह नहीं बनी, आधी अधूरी हैं। तो वो जो अधूरी अधूरी शर्ट्स हैं वो क्या हैं, वर्क इन प्रोसेस हैं, ताकि उनके ऊपर काम कंप्लीट करके उनको फिर बेच दिया जाए। तो उस वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम इन्वेंट्री बोलते हैं। और तीसरा देखो हमने क्या लिखा है, इन्वेंट्री मींस असेट्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो जो भी रॉ मटेरियल है, सिंपली जो भी रॉ मटेरियल है जिससे हम अपने फिनिश गुड्स बनाते हैं और बेचते हैं, वो रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री में काउंट होगा। तो जैसे शर्ट बनाने में रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, कपड़ा, धागा, बटन्स, कलर लगेगा, हाँ। तो ये सब क्या है, हमारे रॉ मटेरियल है। तो जब तक ये शर्ट के अंदर मर्ज नहीं होते तब तक ये खुले खुले पड़े होंगे, तो वो जो खुला खुला मटेरियल पड़ा है उसको भी हम इन्वेंट्री में काउंट करेंगे अपने पास, ठीक है। तो हम इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर जो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है उस पर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और NRV, शॉर्ट में बोलते हैं NRV, विच एवर इज लोअर। सर कॉस्ट प्राइस तो समझ में आता है कि हमने कितने पे खरीदा या कितने पे बनाया, NRV क्या है सर, तो NRV को बता सकता है, पूर्ति के अलावा, पूर्ति छोड़ दो, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगा, उसको बेच के जो हमारे को पैसा आने वाला है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है। तो NRV का मतलब होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देख लेना, कुछ जरूरत नहीं है तुम लोगों के लिए, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हम जितने में बेचेंगे वो फिगर, उसमें से माइनस कर दो बेचने पे खर्चा कितना आने वाला है। कोई कमीशन पे करोगे एजेंट को बेचने के लिए, कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट कुछ करना पड़ेगा, वो अगर माइनस कर दो तो वो क्या आएगी, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो उसको रीड करो, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब रियलाइज करके कितना मिलेगा, और नेट का मतलब है किसी चीज में से भी खर्चे माइनस कर दो तो वो नेट हो जाता है, ठीक है। तो हम किस वैल्यू करते हैं,
कॉस्ट देखेंगे और एनआरवी देखेंगे। इनमें से जो भी लोअर होगा हम उस पर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना थोड़ी सी डीप डिस्कशन कर देता हूं, हल्की सी। ये जो फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ये हम बस इन्हीं दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों के लिए। अगर रॉ मटेरियल को वैल्यू करने की बारी आती है तो रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के लिए हमें देखना है क्या, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, रॉ मटेरियल किस पे वैल्यू होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तुम्हारे सवालों में नहीं आएगा अभी कि रॉ मटेरियल को वैल्यू करना है, बट मैंने तुम्हें डिस्कशन कर दिया कि भाई AS2 क्या कहता है। तो AS2 बोलता है कि इन दोनों के लिए आप ये देखोगे, रॉ मटेरियल हमेशा कॉस्ट पे चलेगा, उसकी एनआरवी हमें नहीं देखनी। वैसे रॉ मटेरियल के लिए भी और थॉरो डिस्कशन हो सकता है, मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो AS2 की बातें AS2 में सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, चलो जी। अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की सिग्निफिकेंस क्या, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्यों करनी चाहिए? तो देखो, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इसलिए करनी चाहिए ताकि हम क्या निकाल सकें, अपने करेक्ट प्रॉफिट्स। अगर हमने इन्वेंट्री अपनी गलत निकाली तो हमारे प्रॉफिट्स गलत हो जाएंगे। तुम लोगों को 11th क्लास 12th क्लास में सिखाया जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैसे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस COGS। अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसका फॉर्मूला आता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। वैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो जीरो मानते हैं। तो अगर हमने स्टॉक की वैल्यूएशन गलत निकाली, स्टॉक की वैल्यूएशन गलत निकाली तो क्या होगा, COGS ठीक आएगा क्या, नहीं। अगर COGS गलत है तो क्या प्रॉफिट ठीक आएगा, नहीं। इसलिए इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है ताकि हम क्या निकाल सकें, करेक्ट प्रॉफिट निकाल सकें। फिर दूसरा पॉइंट हम क्या लिखा, एसरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब हम यहां पे क्या निकालना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब है हम निकालना चाह रहे हैं कंपनी की करेक्ट नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेटवर्थ क्या होती है, कंपनी के जितने भी असेट्स हैं, टोटल असेट्स, अगर मैं इनमें से माइनस कर दूं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो लायबिलिटीज जो बाहर वालों को देनी है, जिसका मतलब क्या होता है माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज, तो क्या निकल जाएगी, नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। अब टोटल असेट्स के अंदर क्या स्टॉक आएगा कंपनी का आएगा। अगर मैंने स्टॉक गलत निकाला तो क्या नेटवर्थ सही आएगी, नहीं। तो इसलिए का इन्वेंट्री वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट हमने क्या लिखा, लिक्विडिटी एनालिसिस के लिए। अगर हमने स्टॉक भर भर के रखा हुआ है तो क्या हमारे पास कैश होगा, सोचो। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति है या टाटा है या जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज हैं, अगर ये गाड़ियां बना बना के रखी जाएं तो क्या होगा, उनके पास कैश खत्म होता चल जाएगा, क्योंकि जितना वो माल बनाएंगे उतना खर्च होगा। अब उनकी अगर गाड़ियां नहीं बिक रही तो क्या होगा, पैसा ब्लॉक हो गया, गाड़ी खड़ी हुई, कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा। जैसे लॉकडाउन लग गया था तो लोग कार्स ही नहीं खरीदते थे, क्योंकि भैया क्या हो रहा था, कोई खरीदने वाला ही नहीं था, तो उनके पास जो स्टॉक है वो पड़ा रह गया। तो क्या हुआ, कंपनी के पास कैश की प्रॉब्लम आएगी। इस कैश की प्रॉब्लम को बोलते हैं लिक्विडिटी, कि कंपनी के पास कितना लिक्विड कैश है जिसको वो खर्च कर सकती है। तो अगर इन्वेंट्री ठीक वैल्यू करी तो हम ये चेक कर सकते हैं कि भैया हमारे पास
कैश की प्रॉब्लम है, चल तो नहीं रही, कहीं ज्यादा इन्वेंट्री तो नहीं बना ली हमने, तो करेक्ट इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम लिक्विडिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक, कंपनी की चेक करने के लिए। और चौथा पॉइंट हमने क्या लिखा, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करने होते हैं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का मतलब होता है, ये जो वर्ड होता है ना स्टैट्यूटरी, ये वर्ड आता है स्टैट्यूट से। स्टैट्यूट का मतलब होता है एक एक्ट, एक्ट का मतलब होता है लॉ, कानून। तो लॉ आपको कहता है कि आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है। सर कौन सा लॉ कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करनी है, या इनकम टैक्स एक्ट भी कहता है कि आपको अपने बिजनेसेस को अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करनी होती है। तो एक्ट जो होते हैं, लॉज जो होते हैं, वो भी कहते हैं। मैंने बार बार क्या बोला भी कि हम आगे चल के AS2 पढ़ेंगे सेकंड इंटरमीडिएट लेवल पे। वो AS2 कहां से आ रहा है? कंपनीज एक्ट की वजह से आ रहा है। कंपनीज एक्ट ने बोला कि AS2 को फॉलो करना है, तो फिर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें लीगल कंप्लायंसेस भी करने हैं, लॉ को भी फॉलो करना है, तो इसलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ठीक है। चलो अब हम अपने पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कुछ तौर तरीके सीखेंगे। देखो हमने क्या सीखा, इन्वेंट्री को वैल्यू करेंगे कॉस्ट प्राइस और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। एनआरवी मैंने ब्रीफ में बता दी कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर ये फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, किसी को अगर फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो। एनआरवी का फॉर्मूला है ये, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस। करें? अब देखो एनआरवी की कैलकुलेशन डीप में डिस्कस होगी आगे चल के इंटरमीडिएट लेवल पे। हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं कॉस्ट प्राइस का। तो हम अपने सामान की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो देखो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जो हमने यहां पे डिस्कस करने हैं। पहला मेथड है फीफो, दूसरा मेथड है लीफो, तीसरा मेथड है वेटेड एवरेज मेथड, तीसरा मेथड है, चौथा मेथड है सिंपल एवरेज मेथड, और एक पांचवा मेथड है रिटेल प्राइस मेथड। सर क्या हमें ये सारे पढ़ने हैं? जी हाँ। कोई छोड़ सकते हैं क्या? जी नहीं। क्या सर हम खुदकुशी कर लें? कर लो। तो इतने सारे मेथड्स हैं जो हमने करने हैं कॉस्ट प्राइस मेथड से। मतलब हमने ये वाले सीखने हैं कि सर क्या एग्जाम में प्रैक्टिकल लाइफ में सारे फॉलो होते हैं? जी नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ दो ही फॉलो होते हैं। कौन सा? फीफो या फिर वेटेड एवरेज। बाकी के ये तीन इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं। लीफो तो खासतौर से यूज नहीं होता, सिंपल एवरेज भी। एक बार को रिटेल प्राइस मेथड AS2 भी बोल देता है करने के लिए, बट मेजरली हम फीफो या वेटेड एवरेज ही यूज करेंगे, ठीक है। चलो तो हम इसको हल्का हल्का समझो। फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसका मतलब क्या है? जो पहले अंदर आया है वो ही पहले बाहर जाएगा। मतलब जो स्टॉक हमने सबसे पुराना खरीद कर रखा हुआ है सबसे पहले वो बिकेगा, उसके बाद लेटेस्ट माल बिकेगा। जब तक पुराना माल नहीं बिक जाएगा तब तक हम नया माल जो खरीद के लाए वो नहीं बेचने वाले। नेक्स्ट है लीफो, जिसका है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये लीफो तुम लोग हो, हम लोग कैसे है सर? हम इन्वेंट्री थोड़ी है। कहने मतलब क्या है, तुम्हारे घर पे जैसे तुम लोग अपने घर पे कोई भी नए नए कपड़े आते हैं घर पे तो क्या करते हो? सबसे पहले जो नया फैशनेबल कपड़ा है वो खरीद के वो पहन के घूमते रहते हो, और जो पुराने कपड़े हैं वो कहीं बंद करके डब्बे में बक्से में डाल के पड़े रहते हैं और वो सड़ते रहता है सड़ते रहता है सड़ते रहता है। तो बिल्कुल ऐसे समझो लीफो भी है। क्या? जो माल लेटेस्ट में आए ना सबसे पहले वो बेच दोगे, जो पुराना माल पड़ा उसको रखोगे। जैसे सोने की जो जवाहरात आता है उसको रखो, पुराना ओल्ड इज गोल्ड।
कहने का मतलब क्या है, जो माल लास्ट में खरीदा गया है सबसे पहले वो बेचा जाएगा, और उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद पुराने माल को हाथ लगाएंगे हम। करेक्ट? तो बताओ क्या ये अच्छी प्रैक्टिस है? नहीं, इसीलिए लीफो यूज ही नहीं करते हैं, बस एक तौर तरीका है इसलिए सिखाया जा रहा है। क्लियर है? वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, रिटेल प्राइस थोड़ा डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी हम एक ऐसा सवाल पिक करते हैं जिसमें ये पहले 4 मेथड्स पे हम सवाल करेंगे। ठीक है, आओ पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड 30 जून 2022। तो ये ट्रांजैक्शन हुई ए डिपार्टमेंट में ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड 30 जून। तो पहली ट्रांजैक्शन जनवरी में परचेज किए 10,000 बॉक्सेज एट 100 ईच, फरवरी में परचेज 20,000 बॉक्सेज एट 200 ईच, मार्च में इशूड 5,000 बॉक्सेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अप्रैल में इशू करे अनदर 5,000 बॉक्सेज, मई में परचेज किए 10,000 बॉक्सेज, और जून में इशू किए 5,000 बॉक्सेज। ठीक है जी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ 30th जून यूजिंग फीफो मेथड, लीफो मेथड, वेट एवरेज मेथड और सिंपल एवरेज मेथड। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने तीनों मेथड से अपने पास निकालना है। ठीक है, चलो तो इसके लिए हम एक लंबा सा फॉर्मेट बनाएंगे और लंबे फॉर्मेट के ऊपर करेंगे। तो चाहे तो अपनी नोटबुक्स घुमा लो, नोटबुक्स चाहे तो घुमा लो, अभी जहां तुमने वर्टिकली लिख रहे हो उसको हॉरिजॉन्टली कर लो, क्योंकि उसके अंदर कॉलम बहुत सारे बनेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है हमारा फीफो मेथड। पहले ना एक बार देख लो कॉलम्स, फिर बना लेना, नहीं तो फिर कहोगे कि सर पहले बता देते, ये कर देते, वो कर देते। अबे तो पहला है मंथ, पर्टिकुलर्स, परचेजेस, वो मल्टीप्लिकेशन होता है, वही है वो जो तुम बोल रहे हो। ये लो फॉर्मेट मैंने ऐसे कर दिया, देख लो इतना बड़ा फॉर्मेट है। परचेजेस, इश्यूज, क्लोजिंग स्टॉक।
तुम लोग फॉर्मेट देख चुके हो या नहीं? नहीं। पहला कॉलम बड़ा वाला तो डेट, सॉरी मंथ, फिर पर्टिकुलर्स, फिर पहला परचेजेस का, परचेजेस के अंदर 3 कॉलम, फिर इश्यूज के नीचे 3 कॉलम और क्लोजिंग स्टॉक के नीचे 3 कॉलम। ये लो, किसी को अभी भी देखना हो तो देख लो। करें? आओ जी। देखो सवाल क्या कर रहा है, हाफ ईयर एंडेड में कंपनी ने क्या क्या परचेज करी। जनवरी में लिख रहा है परचेज्ड 10,000 बॉक्सेस एट 100 ईच। तो जनवरी में 10,000 बॉक्सेस खरीदे 100 रुपए के। ठीक है जी। तो मंथ डालो जनवरी, हमने क्या किया, परचेजेस किया। तो कितने डब्बे खरीदे, परचेजेस के कॉलम में डालेंगे 10,000 डब्बे, 100 रुपए का एक डब्बा, तो टोटल कितना खरीद लिया, 10 लाख का। हमने क्या जनवरी में कुछ भी डब्बे यूज किए? नहीं। तो कोई भी इशू नहीं किया। इशू करने का मतलब है कुछ डब्बे क्या यूज हुए? नहीं जी। तो जनवरी में क्लोज रन में कितने डब्बे पड़े होंगे, 10,000 डब्बे, 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख। करेक्ट। आओ अब आते हैं फरवरी में। देखो फरवरी में हमने क्या किया, एक लाइन छोड़ के लिखना, हाँ थोड़ा सा गैप रख के रखना, हर मंथ के बीच में गैप रखना। फरवरी में हमने क्या किया, परचेज किए 20,000 बॉक्सेस एट 200 ईच। तो फरवरी में भी हमने परचेजेस किए 20,000 बॉक्सेस 200 की प्राइस पे 40 लाख। क्या फरवरी में कुछ यूज किए डब्बे? ना। तो आगे बढ़ो, तो सोचो 10,000 डब्बे तो पहले के पड़े थे, क्लोज स्टॉक में वो डब्बे तो एज इट इज पड़े होंगे, तो अलग लिखो 10,000 डब्बे 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख के पड़े हैं, और जो 20,000 डब्बे हमने अभी खरीदे वो अलग दिखाओ, 200 के हिसाब से 40 लाख। ठीक है। तो अब ना ये 2 लाइन के नीचे थर्ड मंथ यहां से शुरू करना है, गैप रखना, नहीं तो ना क्या होगा, मिक्स हो जाएगा ना, तो देखने बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए गैप रखना क्लोजिंग स्टॉक्स के बीच में। तो जनवरी, फरवरी, ओ यहां पे है ना, तो ये मार्च यहां आ रहा होगा। देखो मार्च में क्या किया, इशू करे 5,000 बॉक्सेस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब जो हमने डब्बे खरीदे थे अब वो यूज होने शुरू हो गए। पहले तो परचेज डिपार्टमेंट ने खरीदे, अब वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, कितने, 5,000 डब्बे। तो इशू किए हमने 5,000 बॉक्सेस, तो खरीदे तो कुछ नहीं है, 5,000 डब्बे हमने इशू किए। अब बताओ ये 5,000 डब्बे कौन से स्टॉक में से निकाले होंगे, 10,000 या 20,000? 10,000। यानी कि इनकी क्या प्राइस चलेगी, 100 रुपए चलेगी। तो 5,000 डब्बे 100 रुपए के हिसाब से कितने के हो गए, 5 लाख। तो 10,000 में से 5 यूज हो गए, तो बचे कितने, 5,000 डब्बे 100 रुपए के हिसाब से। ये 20,000 डब्बे खत्म हैं, एज इट इज है। तो 20,000 डब्बे 240 लाख। आगे मार्च के बाद आ रहा है अप्रैल। अप्रैल में हमने क्या किया, फिर इशू करे अनदर 5,000 बॉक्सेस। ओके जी। अप्रैल फिर हमने इशू करे
5,000 डब्बे कहां से निकाले होंगे? उन्हीं 5,000 में से जो यहां बच रहे हैं। 100, 5 लाख। तो अब कितने डब्बे बच गए? ये 5 पे पूरे खर्च हो गए, तो बचे सिर्फ 20,000 डब्बे। उनकी प्राइस है 200, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 40 लाख। ये समझ में आ रहा है ना? ये अभी अप्रैल में 40 लाख है, मार्च में 45 लाख था, फरवरी में 50 लाख था, और जनवरी में 10 लाख का क्लोजिंग स्टॉक चल रहा है। अब आते हैं मई में। मई क्या किया हमने? परचेज किए 10,000 बॉक्सेस एट 300 ईच, 10,000 डब्बे खरीद लिए। तो परचेजेस 10,000 बॉक्सेस एट 300 ईच, तो 30 लाख हो गया। क्या मई में कुछ डब्बे यूज करें हैं? नहीं, तो ये एज इट इज चेंज हो जाएगा। तो 20,000 डब्बे तो पड़े रहे, उनमें कोई चेंज नहीं। फिर 10,000 डब्बे और खरीद लिए हमने अभी 300 के हिसाब से, 30 लाख। अब आते हैं जून में। जून में देखो क्या किया, इशू किए 5,000 बॉक्सेस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो हमने 5,000 डब्बे और इशू कर दिए। पांच हजार डब्बे किस में से निकालेंगे डब्बे? 20,000 में से। तो 20,000 वालों की प्राइस क्या थी? 200, तो ये हो गया 10 लाख। तो बच गए 15,000 डब्बे 200 के हिसाब से, और 10,000 डब्बे 300 के हिसाब से, 30 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है जून में? 60 लाख। 30 लाख तो 15,000 डब्बों का है, और 30 लाख 10,000 डब्बों का। तो लास्ट में आंसर लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो on 30th June 2002, on 30th June 2002 है ना, कितना ये 2000 कौन सा था ये? 22, 2022 is 60 lakhs। ठीक, तो चलो जी, पहला मेथड तो फीफो से कह रहा था, ये हमने कर डाला। अगला है लीफो से। चलो जी, सेम फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, सेम वाला।
करें? चलो सवाल शुरू कर रहे हैं। कह रहा है जनवरी में हमने परचेज किए 10,000 बॉक्सेज एट 100 ईच। तो जनवरी में परचेज किए 10,000 डब्बे, डालना शुरू करो। जनवरी परचेज किए 10,000 डब्बे, 100 रुपए के हिसाब से 20 लाख। तो कुछ इशू तो करा नहीं था जनवरी में, तो क्लोज स्टॉक में डाल दो 10,000 डब्बे, 100 रुपए के हिसाब से 10 लाख। ठीक, नेक्स्ट आओ फेब्रवरी। हमने क्या किया, 20,000 डब्बे 200 रुपये के और खरीद लिए। पहले तो 10,000 लिए थे, 20,000 और खरीद लिए, तो ठीक है। फेब्रवरी में लिखो परचेजेस 20,000 डब्बे 200 रुपये के 40 लाख। डैश डैश आ जाएगा, इशू में कुछ इशू नहीं किया। तो अब 10,000 डब्बे तो पहले के थे ही, 100 रुपये के हिसाब से 20,000 डब्बे और आ गए। तो क्लोज स्टॉक में अलग अलग दिखाओ, 10,000 डब्बे 100 के, 20,000 डब्बे 200 के। आ जाओ जी। फिर क्या हो रहा है मार्च में, इशूड 5,000 बॉक्सेस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हमने 5,000 डब्बे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिए। तो 5,000 डब्बे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिए, तो डालो मार्च में इशू किए 5,000 बॉक्सेस। बताओ ये 5,000 बॉक्सेस हम कहां से देंगे? लीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं हम। 20,000 वाला जो था ये वाला, इसमें से देंगे, क्योंकि लेटेस्ट में यही खरीद कर रखा है। इसकी प्राइस कितनी है पर केजी, पर बॉक्स 200। तो 5,000 इंटू 200 हो गया 10 लाख। तो ये 10,000 डब्बे पहले वाले तो एज इट इज पड़े रहे। 20 में से 5 यूज हो तो बचे 15,000 डब्बे, प्राइस 200, टोटल वैल्यू 30 लाख। आगे फिर अप्रैल में देखो क्या हो रहा है। अप्रैल में फिर इशू करे 5,000 डब्बे। ओके जी, अप्रैल में इश्यूज में डालो कि भैया 5,000 डब्बे और इशू करे। बताओ ये 5,000 डब्बे अप्रैल में कहां से दोगे? इन्हीं 15,000 डब्बों में से, इंटू 200, 10 लाख। तो पुराने डब्बे तो एज इट इज पड़े चलते ही आ रहे हैं, सड़ जाएंगे मुझे तो लग रहा है ये। और 15 में से 5 डब्बे यूज हो गए तो बचे 10,000, 200, 20 लाख। आगे मई में परचेज किए 10,000 बॉक्सेस एट 300 ईच। तो मई में डालो परचेजेस 10,000 बॉक्सेस 300 ईच, 30 लैक्स। अब क्या हुआ, 10,000 डब्बे ये पूरे पीछे पीछे वाले तो चलते ही आ रहे थे, इन डब्बों में तो कुछ हुआ ही नहीं अभी। हमने 10,000 डब्बे और खरीद लिए 300 के हिसाब से 30 लाख। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है ये? नेक्स्ट जून में क्या किया, लास्ट है। जून में हमने इशू करे 5,000 बॉक्सेस। तो जून में इशू करे 5,000 बॉक्सेस। बताओ ये जून के इश्यूज कहां से निकालें? जो हमने अभी पिछले महीने ही खरीदे थे 300 वाले, उसमें से ये 5,000 डब्बे इशू किए जाएंगे। तो 5,000 इसमें से निकलेंगे 300। तो 10,000 डब्बे 100 रुपये, 10,000 डब्बे 200 के हिसाब से 20 लाख, और 10 में से 5 डब्बे यूज हो गए तो बचे 5,000 डब्बे, 315 लाख। तो लीफो के हिसाब से 30 जून पे क्लोज स्टॉक कितना? 45 लाख। लिख दो नीचे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ
क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 जून 2002 एज पर लीफो इज 45 लाख। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 जून 2022 एज पर लीफो इज 45 लाख। अगला लीफो भी हो गया। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज मेथड। दोबारा फॉर्मेट बनाओ जल्दी से, है यही वाला फॉर्मेट। अगले वाले में एक और बार बनेगा, अभी इसके बाद एक और बार बनाना पड़ेगा। अभी सी पॉइंट के लिए बनाओ वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से। बना लिया। चलो जी, सबसे पहले कह रहा है फिर वही परचेज किए जनवरी में 10,000 बॉक्सेज एट 100 ईच, डाल दो। जनवरी परचेजेस 10,000 बॉक्सेस 100 ईच, 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक में फिर वही बच जाएगा। फिर फरवरी हमने क्या किया, परचेज किए 20,000 बॉक्सेस एट 200 ईच, तो डालो फरवरी में परचेजेस किए 20,000 बॉक्सेस 200 ईच, 40 लैक्स। ठीक, अब क्लोजिंग स्टॉक में देखो हमारे पास बताना टोटल डब्बे कितने हो गए हैं, 30,000। 10,000 तो जनवरी के, 20,000 फरवरी के, तो यहां लिखो 30,000। और इन 30,000 बॉक्सेस के लिए टोटल पेमेंट कितनी की है, टोटल पेमेंट कितनी की, 10 लाख प्लस 40 लाख, 50 लाख पे करी है। 10 लाख तो पहले पे करी, 40 लाख अब पे करी, तो टोटल पेमेंट कितनी करी, 50 लाख। ये 50 लाख रुपीस की कॉलम में डाल दो। तो 50 लाख रुपए पे करके 30,000 डब्बे आए, तो एक डब्बे की क्या कॉस्ट, कितना फिगर्स में बोलो, पॉइंट्स में, 166.67। ठीक है, क्या किया मैंने, फर्क दिख रहा है ना। 10,000 और 20,000 बॉक्सेस का टोटल किया और इनकी टोटल प्राइस कितनी पे करी थी, 50 लाख, वो लिख दिया। और 50 लाख को डिवाइड कर दिया सीधा सीधा 30,000 से, तो वेटेड एवरेज प्राइस आ गई हमारी 166.67। ठीक है, नेक्स्ट मार्च में क्या कर रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं 5,000 बॉक्सेस। तो ठीक है, मार्च में डालो इशूज 5,000 डब्बे। ये 5,000 डब्बे इन्हीं डब्बों में से निकलेंगे। इनकी प्राइस कितनी है, 166.67। तो इनकी प्राइस कितनी आ जाएगी, 8333।
तो बच कितने गए 25,000 डब्बे। इनकी प्राइस कितनी है 166.67। कितना आ रहा है 25,000 इंटू 166.67 66750। आगे बढ़ते हैं। मार्च के बाद अप्रैल में क्या हो रहा है, फिर इशू कर रहे हैं 5,000 डब्बे। तो आओ जी अप्रैल में लिखो इशूज 5,000 डब्बे, फिर वो इसी में से जाएंगे। इनकी प्राइस है 166.67, तो फिर वही आएगा 8,33350। तो अब हो गए 20,000 डब्बे, प्राइस है इनकी 166.67। तो कितना आ रहा है 33333400। ओके। अप्रैल के बाद मई में क्या किया, परचेज किए 10,000 डब्बे 300 पे। तो डालो मई में परचेजेस 10,000 बॉक्सेस 300 ईच 30 lakhs। अब 20,000 डब्बे तो पहले से ही थे और 10,000 डब्बे और आ गए, तो टोटल डब्बे कितने हो गए 30,000। 20,000 डब्बों के लिए कितनी पेमेंट कर रखी थी इतनी, और 10,000 डब्बे और जो खरीदे उनकी पेमेंट कितनी करी है इतनी, तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई। करेक्ट। तो इनकी एवरेज प्राइस कितनी है, इसको डिवाइड कर दो इससे 211.11। ठीक। आगे जून में क्या किया, इशू करे 5,000 बॉक्सेस। तो आओ जून में इशू किए 5,000 डब्बे, किस प्राइस पे जाएंगे ये 211.11। कितना आ रहा है 5,000 इंटू 211.11 10,550। तो 25,000 डब्बे बचे, प्राइस है इनकी वेटेड एवरेज 211.11। 5277 बस वेटेड एवरेज से भी हमारा हो गया सवाल। तो नीचे लिख दो देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, therefore value of closing stock as per weighted average is, लिख दो इतनी 527750। लास्ट मेथड है हमारा सिंपल एवरेज। एक आखिरी बार और फॉर्मेट बना लो बस। करें कह रहा है जनवरी में
परचेज किए 10,000 बॉक्सेज एट 100 ईच, डालो जी। जनवरी में परचेजेस किए 10,000 बॉक्सेस 100 ईच, 10 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक में एज इट इज डाल दो 10,000 बॉक्सेस 100 ईच, 100 लाख। अगला फरवरी में क्या किया, 20,000 बॉक्सेस खरीदे 200 के, तो डालो फरवरी में परचेजेस 20,000 बॉक्सेस 200 रुपये में 40 लाख। तो 10,000 डब्बे पहले के थे, 20,000 डब्बे और खरीदे, तो टोटल डब्बे कितने हो गए 30,000। अब जो 10,000 डब्बे खरीदे थे उनकी प्राइस क्या थी, एक की 100, और 20,000 डब्बों की एक की प्राइस क्या थी 200। तो सिंपल एवरेज मेथड क्या कहता है, इन दोनों का सिंपल एवरेज निकाल दो। तो इनका सिंपल एवरेज निकालोगे तो 100 प्लस 200 300, 300 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय 2 कितना 150, 300 डिवाइडेड बाय 2 150, तो 30,000 इंटू 150 45 लाख। ठीक, अब तुम देखो ये मेथड कितना फुद्दू है। पहले वाले की हमने पेमेंट कितनी करी 10 लाख, दूसरे स्टॉक की कितनी पेमेंट करी हमने 40 लाख, तो टोटल पेमेंट कितनी करके हम स्टॉक के लिए 50 लाख। वो वैल्यू कितने पे कर रहा है 45 लाख। है क्या ना बेकार बकवास है ना, इसलिए ये मेथड भी यूज नहीं किया जाता। तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए कि गलत तरीका है, कहीं कर रहा था मत। कभी कभी कोई गलत सिखाओगे नहीं, कोई और गलत नालायक लगा रहा है तो पता तो होना चाहिए ना, अवेयरनेस तो होनी चाहिए। ठीक, आगे मार्च में इशू किए 5,000 बॉक्सेस टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मार्च में इशू करो 5,000 बॉक्सेस, किस प्राइस पे ले जाएं 150 पे, ये वाली। तो 5,000 इंटू 150 कितना हो गया 7,50,000। तो 25,000 डब्बों की ये हो जाएगी 37.5। ठीक, करें आगे। अप्रैल में फिर इशू करें 5,000 बॉक्सेस, 150 रुपये पे, फिर इसी पे से जाएंगे 7.5 लाख और कम हो गया। तो 20,000 डब्बों की प्राइस कितनी 150, ये हो गया 30 लाख। आगे बढ़े। अब देखो मई में हमने 10,000 बॉक्सेस खरीदे थे 300 के फॉर 30 लाख, लिख दो। मई में परचेज किए 10,000 डब्बे 300 30 लाख। तो अब टोटल डब्बे कितने हो गए 20 तो पहले से ही थे, 10 और खरीद ले तो डब्बे तो हो गए 30,000। अब इनकी प्राइस, इसके लिए भी वो क्या बोलता है, क्या करो, ये 150 पकड़ो और ये 300 पकड़ो, जो 150 पहले से चलता आ रहा है और जो अब खरीदे 300 ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। 450 डिवाइडेड बाय 2 कितना 225। कितना आ रहा है 67.5 लाख। और लास्ट जून में क्या हुआ, फिर 5,000 डब्बे इशू करे। तो जून में डालो इशूज 5,000 बॉक्सेस, ये जाएंगे वही 225 पे। तो 5,000 टू 225 कितना आ रहा है 1125,000। तो 25,000 डब्बे बचे, 225 के हिसाब से कितनी वैल्यू 56,25,000। तो लिख दो नीचे देयरफॉर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो मेथड is
सिंपल एवरेज मेथड इज 56,25,000। आसान था ये। तो हमने ये 4 मेथड्स कर डाले। अब आ रहा है 5वां मेथड जो है रिटेल प्राइस मेथड। इसका दूसरा नाम होता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। अब कॉमन सी चीज है, देखो हम क्या सीख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस कैसे कंप्यूट की जा सकती है, करेक्ट। तो ये मेथड पता क्या बोलता है कि किसी चीज की कॉस्ट प्राइस कैसे निकालनी है। क्या करो, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो प्रॉफिट, तो सामान की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। है कि नहीं, कितनी फुदू सी चीज। सेलिंग प्राइस में से क्या करो, प्रॉफिट माइनस कर दो, सामान की कॉस्ट निकल जाएगी, करेक्ट। तो हम ये वाले मेथड्स ही यूज करते हैं, नॉट दिस। ये वाला मेथड यूज नहीं करते हैं। ये वाला मेथड बहुत ही रेयर केस में यूज होगा अगर सेलिंग प्राइस ही अवेलेबल है और प्रॉफिट मार्जिन अवेलेबल है। अदरवाइज ये मेथड्स हम यूज नहीं करते हैं। फीफो या वेटेड एवरेज ही हमने यूज करने होते हैं रियल लाइफ में, ठीक है। तो सीखना तो है ही, कुछ कर तो सकते नहीं तुम, तो हेडिंग डाल लो फिर, रिटेल प्राइस मेथड ऑब्लिक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। लिखो, अंडर दिस मेथड कॉस्ट प्राइस इज कैलकुलेटेड। अंडर दिस मेथड cost price is calculated as follows, तो नीचे लिखो cost price is equal to selling price minus gross profit। ठीक है। अच्छा, एक नीचे नोट डालो, लिखो जीपी रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ठीक, एक फॉर्मूला और लिखो, वैसे तुम लोगों को मैंने अभी डिस्कस कर दिया था, दोबारा लिख रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम शॉर्ट में COGS बोलते हैं, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, किसी किसी को ये COGS का फॉर्मूला रटना ही पड़ता है, किसी किसी को समझ नहीं आता। तो मैं नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखते तुम्हें समझ में आ जाता ही नहीं आता। ठीक है, इमेजिन करो तुम हो एक एप्पल वेंडर, उसको तो खांसी आ गई एप्पल वेंडर सुनते ही, कह रही सेब बिकवा रहे मेरे से। तो इमेजिन करो आज तुम अपना शॉप खोलते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारी दुकान पे कितने सेब हैं। तो जब तुमने दुकान ओपन करी तो तुम्हारे को दिखता है कि तुम्हारी दुकान पे सेब पड़े हैं 50,000 रुपए के। ठीक है, अब तुम देखते हो कि यार अभी सीजन चल रहा है, अलग अलग फेस्टिवल्स का, अलग अलग त्योहारों का, अलग अलग मतलब शादियों का। तो
लोग सेब जो है खूब कंज्यूम करेंगे तो मेरे पास 50,000 का स्टॉक कम है। तो तुमने क्या किया, तुमने अपने सप्लायर को फ़ोन किया और क्या कहा कि तो एक काम कर 2 लाख का सामान और भिजवा दे। ठीक है, तो तुमने क्या किया, उससे 2 लाख का माल और परचेज कर लिया। ठीक है, फिर तुमने दिन भर में सेल करनी शुरू करी और तुम्हारा माल बिक जा रहा, सेब बिक रहे हैं। जब तुमने दुकान बंद करी, क्लोज करी, तो तुम्हारे पास 80,000 का माल बच रहा था। ठीक है, तो बताओ तुमने कितने का माल बेच दिया? है, जब दुकान खोली थी तो सेब कितने थे? 50, और कितने खरीद लिए? 2 लाख के, तो सेब कितने हो गए? 2.5 लाख। जब दुकान बंद कर रहे हो एंड में, तो क्या पता चल रहा है 80,000 के ही सेब बच रहे हैं, तो बाकी के सारे क्या हुए? हम फिर बिक गए, खुद थोड़ी खा गए बैठे बैठे कि करेक्ट। तो कैसे निकाला कि कितने कंज्यूम हो गए, कितने बिक गए? 1,70,000 आ रहा है, तो कैसे निकला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे पास आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स तुमने बेचे हैं उनकी कॉस्ट ये है। क्या 1,70,000 पे ही बेचे होंगे? बताओ, क्या 1,70,000 का जितने पे तुमने खरीदा हुआ था उतने पे बेचोगे? नहीं, क्या करोगे? प्रॉफिट ऐड करोगे ना इसके अंदर। तो तुम इसमें ऐड करते हो ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो तुमने इनको 50,000 के प्रॉफिट में बेचा, तो 50,000 इसमें ऐड करोगे, तो बेचा कितने पे? 2,20,000 पे तुमने सेल किया। तो इस चीज से हमें एक फॉर्मूला और मिल जाता है, क्या? सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना तो कैसे निकलेगा? ये उधर चला जाएगा या इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? सेल्स माइनस COGS। बढ़िया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला हमने यहां लिखा है वही फॉर्मूला मैंने यहां लिखवाया है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई माल खरीदते हुए कोई खर्चा किया, जैसे सेब आए तुम्हारी दुकान पे, तो ट्रक के टेम्पो में, ट्रक के टेम्पो कोई खर्चा वर्चा पे किया, तो वो ऐड कर दोगे और क्या हो जाएगा? माइनस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, चलो जी। तो बेस्ड ऑन दिस एक छोटा सा मरा हुआ सा सवाल है, तुम्हारी बेइज्जती है ये सवाल। तुम कहो कि सर क्यों दे रहे हो ऐसे सवाल, हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? सवाल क्या है? सेल्स 10 लाख है, COGS 7.5 लाख है, कैलकुलेट करना है जी जीपी रेशियो। जीपी रेशियो का फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया। क्या था जीपी रेशियो फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट सेल्स है क्या हमारे पास? क्या नेट सेल्स है? कितनी? 10 लाख। ठीक, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है? नहीं, नेट सेल्स तो है 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं। क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं? अभी लिखा फॉर्मूला क्या? सेल्स माइनस COGS। तो 10 लाख माइनस 7.5 लाख कितना हो गया? 2.5 लाख इंटू 100। तो 2.5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कितना आ गया? 25%। कर दो जल्दी से, ऐसी रफ अपना आप से हो सकता है जल्दी से? है कि नहीं है बेइज्जती तुम्हारी? बोलो सर ऐसे सवाल मत दिया करो, में हमारे को टफ सवाल दो। लो थोड़ा सा टफ सवाल और लो फिर। सेल्स 10 लाख, COGS 7.5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 2 लाख दे दिया। कहता है कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। सर समझ नहीं आया, देखो क्या कह रहा है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है सेलिंग प्राइस पे 2 लाख का,
हमें क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक निकालो कॉस्ट प्राइस पे। सर फीफो मेथड से निकालें या लीफो से या वेटेड एवरेज से निकालें, बताओ निकाल पाएंगे क्या हम? फीफो लीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? रिटेल प्राइस मेथड क्या कहता है वो, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो। तो सेलिंग प्राइस तो है जी, प्रॉफिट कितना है इसके अंदर, प्रॉफिट कितना है? सर ये देखो 10 लाख माइनस 7.5 लाख प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितना है 2.5 लाख। तो सर इसके अंदर 2.5 लाख प्रॉफिट जुड़ा हुआ है कि नहीं? यही तो है, प्रॉफिट माइनस करना है ना। तो सर देखो 10 लाख माइनस 7.5 लाख, प्रॉफिट कितना है 2.5 लाख। 2.5 लाख जुड़ा हुआ है इसमें, हटाओ उसको। तो क्या करें, इस 2 लाख में प्रॉफिट है, अब वो निकालू कैसे? सेल्स आगे, बस सेल्स बोल के रुक गई। हाँ बोल, हाँ 1 मिनट रुक जाता है। क्या मैं यहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं? कितना ग्रॉस प्रॉफिट? 2.5 लाख। इस बात में कोई शक? ठीक। क्या मैं जीपी रेशियो निकाल सकता हूं? 2.5 लाख अगर मेरा आ गया तो जीपी रेशियो कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये रहा अपॉन सेल्स इंटू 100, कितना आ गया जीपी रेशियो? 25% आ गया। मतलब जितनी भी मैं सेल्स करता हूं उसका 25% प्रॉफिट कमाता हूं। जीपी रेशियो का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, मतलब 25% क्या निकला ये? ऑफ सेल्स निकला। मतलब जितनी भी मेरी सेलिंग प्राइस है उसमें 25% तो क्या है? प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है यहां पे? 2 लाख। 2 लाख में से 25% माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। करेक्ट। आ जाओ जल्दी से कर दें। क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो सेल्स है 10 लाख माइनस COGS है 7.5 लाख, तो 2.5 लाख आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां से हम निकाल सकते हैं जीपी रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। सेल्स है 10 लाख इंटू 100, तो जीपी रेशियो हो गया 25%। आगे क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, सवाल ने दिया 2 लाख, माइनस कर दो इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो कॉस्ट आ जाएगा ना, ये तो भी डिस्कस किया था। तो क्या करोगे, 2 लाख का 25% निकाल दो, 50,000, तो 1.5 लाख आ गया क्या? क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, ऐसे सवाल मत दो ना यार, बेकार सवाल हैं, हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती। सर टफ करो थोड़ा सा, सर थोड़ा सा और टफ कर दो। लो जी थोड़ा सा और टफ कर दो। पर सर अभी हम खुद करेंगे, तो करो। देखो सवाल क्या कर रहा है, सेल्स 12.5 लाख, परचेजेस 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस 2.5 लाख, ओपनिंग स्टॉक नील, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। सर ये तो ऐसा ही है, हम करेंगे। करो भाई करो, निकाल के दिखाओ क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस।
हुआ भाई? क्या निकला? अपने अपने हिसाब से बताओ। अच्छा, तो मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है 1.5 लाख, एक 1 लाख, एक का 2.5 लाख। जितना सेलिंग प्राइस से उतने पे निकाल के लाइए वो, देख रहे हो। एक हमारे पास गजब खिलाड़ी है, कह रही है प्रॉफिट है ही नहीं। हाँ भाई, एक आंसर आया 2 लाख। हाँ भाई, कहाँ गई पूर्ति? 1 मिनट आंसर है। स्वीटी तेरा आंसर चाहिए था। ये कौन सा आंसर है? मल्टीपल आंसर आ रहे हैं जी हमारे पास। गलत, गलत। ये तो, इसको तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। गलत, सारे ही आंसर्स गलत हैं, एक भी आंसर सही नहीं है। देखो, तुमने यहाँ पे क्या किया होगा, जिन्होंने भी थोड़ी बहुत कोशिश करी, इसका तो उठा के बाहर फेंको, हट निकलते हैं यहाँ से। ये आंसर्स आए मल्टीपल। तो तुम लोगों ने क्या किया, परचेजेस देखा, इसको काफी बच्चों ने तो परचेज को सीओजीएस मान लिया। कैसे सर? देखो, ओपनिंग स्टॉक नील प्लस परचेजेस और कुछ है नहीं, कुछ लोगों ने इसी को परचेज मान लिया। क्या किया होगा फिर? 2.5 लाख का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है और 2.5 लाख को डिवाइड कर दिया 12.5 लाख से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। कितना आ रहा? जीपी रेशियो निकालना जरा। 20%। देखा, निकाल रखा है पंछी ने, सीधा आंसर मिल गया ना, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसने ऐसे ही किया होगा। तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 12.5 लाख, 20 लाख आ गया, सॉरी 20% आ गया। तो क्या किया, 2.5 लाख में से सीधा सीधा 20% माइनस कर दिया 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख का 20% कितना हो गया? 50,000। 50,000 माइनस करो तो लो जी सर 2 लाख आ गया। ये गलत है। फिर ये 1 लाख और 1.5 लाख वाले जरा सामने है, कैसे निकाला? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया सीओजीएस निकालने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस से माइनस कर दिया। हाँ, तो देखो, एक एक गजब का खिलाड़ी हमारे बीच है, उसने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक को लिखा नील, जो कि ठीक है। परचेजेस को लिखा कितना? 10 लाख, और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक कितना? 2.5 लाख। तो कितना आ गया? 7.5 लाख सीओजीएस आ गया, और सेल्स निकाली 12.5 लाख। तो प्रॉफिट कितना आ गया? देखो, 2 लोग करके बैठे सेम। प्रॉफिट आ गया 5 लाख। 5 लाख को डिवाइड करा 12.5 लाख से, तो जीपी रेशियो आ गया कितना आया? 40% का जीपी रेशियो आ गया। और सीधा सीधा 2.5 लाख का 40% निकाला 1 लाख, माइनस कर दिया, वो आ गया 1.5 लाख। ये भी गधे हैं हमारे बीच। ये परचेजेस किस प्राइस पे है और ये सेलिंग प्राइस पे, तो कैसे माइनस कर सकते हो इनको आपस में? ये ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है, परचेजेस कॉस्ट पे होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे ही होना चाहिए, तो तुम सेलिंग प्राइस का कैसे माइनस कर रहे हो? यानी कि ये सारे आंसर्स गलत, एक भी आंसर सही नहीं है। अब इसका सही आंसर मैं करवा रहा हूं। अबे अबे अबे, चलो अब देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, मैं तुम्हारी नॉर्मल लाइफ से पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, जिंदा दिल एग्जाम्पल कह रहा हूं। मान लो कि तुम्हारे पास 10 पेन्स हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट है मान लो 10 रुपये, इनको तुम बेचोगे 15 रुपये पे, ठीक है। 10 पेन्स में से मान लेते हैं तुमने 8 पेन बेच दिए, तो ये पेन कितने पे बेचोगे मुझे ये बताओगे? 15 रुपए पे, करेक्ट।
अभी तुम्हारे पास 2 पेन बच रहे हैं स्टॉक में, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये जो 2 पेन बच रहे हैं इनको कितने पे सेल करोगे? इनको भी 15 पे सेल करोगे? इनके साथ कोई अलग लगाव है कि इनको महंगा बेचोगे, या इनसे कोई दुश्मनी को सस्ता बेचोगे? नहीं, इनको भी कितने पे बेचोगे? 15 पे बेचोगे, करेक्ट। तो अब आओ, मैं इसी चीज को एक इसी क्वेश्चन में डालता हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास सेल्स हुई 12.5 लाख, परचेजेज है 10 लाख की, मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो सेलिंग प्राइस पे दिया है 2.5 लाख की। अगर मैं इसको बेच दूं तो ये कितने पे बिकेंगे? ये वाला जो क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास, इसको बेचो तो ये कितने पे बिकेंगे? 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख क्या है? सेलिंग प्राइस है। अगर मैं मान लो इसको भी बेच दूं तो मेरी टोटल सेल्स अब कितनी हो जाएगी? 15 लाख हो जाएगी। अगर मैं इसको भी बेच दूं तो मेरी सेल्स 12.5 लाख की जगह पर कितनी हो जाएगी? 15 लाख की हो जाएगी, ठीक। अब मैं यहां से अपना जीपी रेशियो निकालूंगा और जीपी रेशियो निकाल के मैं इससे माइनस कर दूंगा। सर अभी भी हमारे पल्ले नहीं पड़ा, कुछ की बुद्धि डामाडोल चल रही है अभी भी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं ना, तो लिखो, लेट अस अज्यूम दैट the entire closing stock is sold, that the entire closing stock is sold, ठीक है। तो अब बनाओ एक ट्रेडिंग अकाउंट। अगर सारा माल बेच देंगे तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट जो तुम लोग 12th क्लास में, सॉरी 11th क्लास में सीखते हो, वो कुछ ऐसा बनेगा। ओपनिंग स्टॉक, वो सवाल ने बोला कि वो नील है। फिर परचेजेस दी थी, परचेजेस सवाल ने बोलती कितनी? 10 लाख की। सेल्स कितनी हो जाएगी? 12.5 लाख तो दिया ही है, 2.5 लाख भी अगर बेच दोगे तो क्या हो जाएगा सेल्स? 15 लाख, करेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा हमारा? अब बताओ क्लोज स्टॉक कितना? 0, क्योंकि हमने क्या अज्यूम किया, सारा क्लोज स्टॉक बेच दिया तो क्लोज स्टॉक कुछ है ही नहीं। तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है मेरा, कितना आ रहा है? 5 लाख। तो 15 लाख हो गया टोटल। तो यहां से क्या अब मेरा जीपी रेशियो आ सकता है? फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। $33.33% ऑफ सेल्स आ रहा है। इस बात में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक क्लियर है? आगे अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है एट सेलिंग प्राइस, कितना? 2.5 लाख, माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट, कितना? 2.5 लाख का 33.333333% निकाल दो। तो कितना आ रहा है? ये हो गया, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। मैंने ऊपर बार लगा रखा है, बार का मतलब है अनलिमिटेड थ्रीज, अनलिमिटेड थ्री से 3333 आता रहेगा, इसलिए माइनस करके ये फिगर आएगी।
क्या आ रहा है? क्योंकि तूने 33.33 लिया। एक काम कर, उसको 33.33333333 करती जा, देख क्या आएगा। करें? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो जी, बोलो, चक दे फटे। चलो जी, तो ये हो गया हमारा ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मेसर्स एक्स वाई एंड जी आर इन रिटेल बिजनेस, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस इतना है। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? आफ्टर। तो जो गुड्स सप्लायर से रिसीव हुआ है उसकी वैल्यू इतनी है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस माइनस करने के बाद है ये। ट्रेड डिस्काउंट 3% है, सेल्स टैक्स 11% है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन 87,500, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है 22,45,500, सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारे सामने है। फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूजिंग एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस मेथड। सर क्या बोल गया? ऐसी आया ना दिमाग में? अरे नालायक को, ये वही चीज है जो अभी ऊपर करके आ रहे हैं हम, ये सारे काम जो करके आए हैं। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर मतलब परचेजेस, कैसे भी कर सकते हो। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फाइंड आउट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। निकालो अभी किया हमने ये। करो एक बार, जल्दी दिमाग लगाओ। अच्छा, वैसे ना इन्होंने ये माइनस कर नहीं रखा है, करना पड़ेगा। 15,75,500 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है और सेल्स टैक्स ऐड करेंगे, करा हुआ नहीं है। वैसे लैंग्वेज के हिसाब से होना चाहिए, बट आईसीआई ने इसको किया हुआ नहीं है, तो हमें भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो करवा दिया ना। वंस या क्या बता रहे हो ये? क्लोजिंग स्टॉक तो कितना आ रहा है? चलो मैं करवा रहा हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लाई यानी कि परचेजेस इतना है, पंद्रह 75,500 माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट 3%, एट द रेट 3%, कितना? 47,265 माइनस करने के बाद वैल्यू बताना कितनी आ रही है। बहुत बढ़िया, कमाल की कैलकुलेशन करती है आशा। आशा नहीं, निराशा होना चाहिए तेरा नाम। 1528,235
अब इसमें ऐड करो सेल्स टैक्स 11%। 16 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी। ये कौन है नालायक, किसने आंसर दिया ये? सर ये आंसर बताया था मैंने आपको सेल टैक्स ऐड करने के बाद। सेल्स टैक्स निकालो 11% कितना है? अरे तो 0.85 को राउंड ऑफ करके बोलो ना नालायक को। 168106 इसके ऊपर 11% लगेगा। ऐड करके कितना आ रहा है? वो 1696341। अब इसके अंदर ऐड करो, देखो हमने ये काम कर दिया। फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर ऐड होगा 87,500। पैकेजिंग 87,500 इसमें ऐड कर दो, कितना आ रहा है अब? 1783841। यह आ गई टोटल परचेज प्राइस। कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर सेल्स टैक्स पहले ऐड कर देते, ट्रेड डिस्काउंट बाद में माइनस कर देते। नहीं, टैक्स हमेशा फाइनल प्राइस जो डिसाइड हुई है उस पर लगता है। तो ये फाइनल प्राइस नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे, कस्टमर से बार्गेन कर, हम बार्गेन करते हैं ना सेलर से, तो बार्गेन करके इतनी प्राइस डिसाइड हुई, अब वो इस प्राइस के ऊपर डिस्काउंट सॉरी टैक्स लगाता है। ठीक है, चलो तो टोटल परचेज प्राइस हो गई ये। अब देखो उन्होंने फिर वैसी पंगा लिया जैसे अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो उसके अंदर हमने भी अभी क्या किया था, इसके अंदर हमने मान लिया था कि सारा ही माल बेच दो, यही किया था ना कि लेट अस अज्यूम अगर सारा माल बेच दिया तो क्या जीपी रेशो रहेगा, करेक्ट? तो बिल्कुल वैसे ही काम इसके अंदर भी रहेगा। टोटल परचेज प्राइस कर दिया यहाँ पे। तो अब यही काम हम यहाँ कर दे, तो लिखो लेट अस अज्यूम दैट द एंटायर क्लोजिंग स्टॉक इज सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक नहीं है ना, हाँ लिखो, ये पूरी चीज दोबारा लिख लो। Let us assume that the entire closing stock is sold, और फिर हम ये ट्रेडिंग अकाउंट फिर से बनाएंगे। तो देखो सेल ड्यूरिंग द ईयर है, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे सामने है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक 0, परचेज हमने अभी निकाल दिया 1783841। और सेल्स कितनी हो जाएगी 22,45,500 प्लस 2,35,000, 24,80,500। क्लोजिंग स्टॉक हमने अब 0 कर दिया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है देखना। $696659। तो निकालना जरा जीपी रेशो कितना आएगा, 696659 डिवाइडेड बाय
24,80,500 इंटू 100, 28.08% ऑफ सेल्स। अब क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस हमें दिया है 2,35,000। इस 2,35,000 में मल्टीप्लाई करो 28.08%। देखना कितना आ रहा है 2,35,000 का कितना परसेंट। 65988। तो माइनस करने के बाद कितना आया 169012। चेक कर लो एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। छठा कैसा सवाल है? तो अभी छठा वाला जो है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछने तो बताओ। चलो जी, तो फिर आज इतना ही करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।